ओके जी, तो हम लोग कल क्या बात डिस्कस कर रहे थे? ज्वाइंट वाला स्टार्ट किया था ना लास्ट क्लास में। ये तो डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर क्या है? रैंडम वेरिएबल्स ही है, जस्ट ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट जो है ना, तो वो रैंडम वेक्टर होगा। ज्वाइंट एंड मार्जिनल सीडीएफ, तो मार्जिनल सीडीएफ समझ आया क्या होता है? तो ज्वाइंट तो जस्ट टू वेरिएबल का एक साथ, मार्जिनल मतलब जस्ट है ना सिंगल रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ। तो ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे आता है ये बताया था मैंने कि सीडीएफ एट x1 एंड x2 है, मतलब सीडीएफ ऑफ x1 x2 एट स्मॉल x1 स्मॉल x2। तो जब x2 को प्लस इन्फिनिटी रख दोगे तो सीडीएफ ऑफ x1 आ जाएगी, x1 को प्लस इन्फिनिटी रख दोगे सीडीएफ ऑफ x2 आ जाएगी, इस तरीके से। एंड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस टाइप रैंडम वेक्टर, ज्वाइंट एंड मार्जिनल पीएमएफ, ज्वाइंट एंड मार्जिनल पीडीएफ। तो अभी मैं मार्जिनल डिस्कस करता हूँ, है ना। हमने कल ज्वाइंट पीएमएफ ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन लिखा था। सो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे आएंगे। इस पार्ट को पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जैसे मैं अगर ये बोलूँ आपसे कि लेट एफ ऑफ x1 कॉमा x2 एट x1 कॉमा x2 इज ज्वाइंट CDF ऑफ x1 कॉमा x2, देन सो अगर मुझे ज्वाइंट CDF गिवन है और ज्वाइंट CDF के हेल्प से मुझे मार्जिनल CDF निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड मार्जिनल CDF। सो क्या करना होगा, मैं बोल रहा हूँ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसके टर्म्स में बताओ क्या लिख सकते हैं, कल हमने डिस्कस किया था, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। सो क्या होगा ये इन टर्म्स ऑफ दिस, ज्वाइंट CDF के टर्म में बताओ क्या लिख सकता हूँ, एनीवन टेल? सो हाउ टू फाइंड मार्जिनल CDF ऑफ x1 यूजिंग ज्वाइंट CDF ऑफ x1 x2, है ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल CDF। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसका नाम है मार्जिनल CDF ऑफ x1। किसी को तो याद होगा, मैं सर ऑडिबल हूँ कि नहीं? मार्जिन हम्म मार्जिन निकालने के लिए अगर x1 का निकालते हैं तो रिस्पेक्ट x2 का हो जाएगा। क्या करेंगे x2 में, देखो कल बताया था मैंने, मतलब इसके टर्म से बताओ ये कब इसके इक्वल होगा, कल लिखाया था ना थ्योरम, 6 पॉइंट लिखाया था उसमें तो था। हो जाएगा। हम्म तो इसमें ये कहा था कि x2 को इन्फिनिटी रख दो तो ये आ जाएगा। ये बताया था ना कि अगर मुझे ज्वाइंट CDF दिया हुआ है ना, तो x2 को अगर इन्फिनिटी के इक्वल रख देंगे तो x1 का मार्जिनल CDF आ जाएगा। ये CDF है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ऐसे ही मार्जिनल CDF ऑफ x2, तो ये आ जाएगा f ऑफ x2 एट x2, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 x2। अब यहाँ क्या करोगे, x1 को प्लस इन्फिनिटी x2, यही आ जाएगा। सो ओके है ना। तो क्वेश्चन सर ही अगर हाँ मार्जिन सर मार्जिन निकालने के लिए बुक में दिया हुआ है, अगर x1 का निकालते हैं तो x2 के रिस्पेक्ट में निकलेगा। क्या वो निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला? मार्जिनल कौन सा, एक तो मार्जिनल ऐसे हो गया जैसे किसका मार्जिनल CDF होता है, मार्जिनल PDF होता है, मार्जिनल PMF होता है, मार्जिनल MGF होता है, कौन सा मार्जिनल, किसका मार्जिनल? शायद शायद PDF का होगा सर। हाँ वही ना, तो ठीक है समझो ना। हाँ। इसलिए आपको रिवीजन की जरूरत है, इसलिए होता है ना कि जब एक चीज को 100 बार पढ़ोगे ना तो आपको क्लैरिटी दिखेगा। एक बार पढ़ते हो तो आपको समझ ही नहीं आता कि मार्जिनल CDF और मार्जिनल PMF में क्या डिफरेंस, आपको लगता है दोनों सेम ही है ना। तो आप जब रिवाइज करोगे बार बार चीज़ों को जब पढ़ते हो तो क्लैरिटी दिखता है कि मार्जिनल CDF का मतलब ये है, मार्जिनल PMF मतलब ये, मार्जिनल PDF ये है, मार्जिनल MGF ये है। तो आपको डिफरेंस दिखेगा, तो जब बार बार रिवाइज करते हुए तो डिफरेंस दिखेगा ना। ये चीज़ें हैं, तो आपको भी क्योंकि अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मार्जिनल CDF की बात कर रहा हूँ। आप जो सोच रहे हो तो मार्जिनल PMF सोच रहे हो या मार्जिनल PDF सोच रहे हो। तो अब एग्जाम में मान लो CDF पूछेगा, आप PMF PDF निकाल के आओगे तो गलत ही होगा। तो सही कैसे होगा, जब आप बहुत बार रिवाइज करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी टॉपिक को लेके, है ना। ये है तो मैं बात कर रहा हूँ मार्जिनल CDF की। जैसे इस पे एक क्वेश्चन देखो,
एक मिनट। सो वो जो सर मार्जिन हमेशा टू वेरिएबल में होता हैगा। हाँ मार्जिन निकालने से टू वेरिएबल में होता हैगा, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल नहीं होता है। जी जी, 1 वेरिएबल में नहीं होता है, 2 वेरिएबल में ही होता है। हाँ वही तो देखो। हम्म। हाँ वही सीखने की कोशिश करो, समझ आएगा। सो मार्जिनल जस्ट 2, मान लो जैसे अभी के लिए लिख दूं मैं, लेट से कल भी ये क्वेश्चन लिखा था ना, मान लो अभी के लिए लेट जॉइंट CDF ऑफ x एंड y, या ऐसा लिखूं कि जॉइंट CDF ऑफ XYB या x1 x2, मर्जी है ना। x1 x2 लिखना है तो यहाँ x1 x2 कर लो, तो यहाँ हो जाएगा x1 x2 b। सो fx1 x2 x1 x2, जैसे ये लिख रखा है 1 माइनस e की पावर माइनस x1 माइनस e की पावर माइनस x2 प्लस e की पावर माइनस x1 प्लस x2 when x is more than equal to 0 and so when x1 is more than equal to 0 and x2 is more than equal to 0 otherwise, है ना। ये ज्वाइंट CDF है, या वैसे लिख सकते थे हम, जो CDF का स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले 0 लिखते फिर ये लिखते, वही चीज़ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इस ज्वाइंट के हेल्प से व्हाट इज द मार्जिनल CDF ऑफ x1, मार्जिनल CDF ऑफ x1। सो मार्जिनल सिर्फ ज्वाइंट के केस में आता है, जब 2 वेरिएबल होगा तभी इसकी बात होगी। मार्जिनल CDF ऑफ x1। सो बताओ इस ज्वाइंट के हेल्प से मार्जिनल CDF बताओ x1 का क्या होगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस x1। है ना। तो हमने क्या कहा था कि ज्वाइंट CDF में कि आप x2 की जगह प्लस इन्फिनिटी रख दो। तो देखो पहले x2 की प्लस इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इधर लाई करेगी, है ना। तो इसमें x2 को प्लस इन्फिनिटी रख दो, जहाँ x2 है प्लस इन्फिनिटी रखो। सो e की पावर माइनस ऑफ प्लस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। यहाँ ब्रेक कर लो, e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2, तो e की पावर माइनस x2 रखोगे ना तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो ये बचेगा जस्ट 1 माइनस e की पावर माइनस x1 when x1 is more than equal to 0 and 0 otherwise, ठीक है। ये आ गया। सिमिलरली अगर आप पुट करोगे मार्जिनल CDF, है ना, डिफरेंस समझ आना है। सो मार्जिनल CDF ऑफ x2, सो f ऑफ x2 एट x2, सो इसका मतलब है कि x1 x2, अब x1 को प्लस इन्फिनिटी रख दो। सो देखो इसमें x1 को प्लस इन्फिनिटी रख दो,
तो वही चीज़ है, तो x1 प्लस इन्फिनिटी यहाँ बिलोंग करेगी, तो जब पुट करोगे तो ये भी सिमिलर आंसर देगा। क्या आंसर देगा? सो यहाँ से आंसर आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस x2, जहाँ पे x2 मोर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज या 0 लेस देन के लिए। ठीक है भाई, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तो सिंपल मैंने ये पीछे वाला थ्योरम यूज किया है। तो जब भी आपको ज्वाइंट सीडीएफ दिया हो, ज्वाइंट सीडीएफ दिया हो, पूछे मार्जिनल सीडीएफ निकालो, तो मार्जिनल सीडीएफ मतलब जस्ट सीडीएफ ऑफ अलोन। ठीक है ना? तो ठीक है भाई ना, समझ आ रहा है सबको? तो ये थ्योरम है जिसके बेस पे मैं एक एग्जांपल लिखा हूं। अब अगला थ्योरम लिखता हूं। तो अगला थ्योरम है कि लेट f of x1 comma x2 x1 comma x2 this be joint pdf probability density function of pdf of x1 comma x2। ठीक है? सो यहां पे क्या बोल रहा है कि आपके पास fx1 x2 be the joint pdf of x1 x2, then marginal pdf of x1 जिसको लिखेंगे fx1 at x1। सो बताओ, ये ज्वाइंट पीडीएफ अगर मुझे गिवन होगा, उस ज्वाइंट पीडीएफ के हेल्प से मुझे मार्जिनल पीडीएफ चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? Integration of joint PDF with respect to dx2. तो यहाँ से जो हमारे पास x1 x2 है, x1 कॉमा x2, इसका इंटीग्रेशन x2 के रेस्पेक्ट में कर दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। ठीक है? सिमिलरली सो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2, तो ये आपका हो जाएगा x2 एट x2, सो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पीडीएफ ऑफ x1 x2 x1 कॉमा x2 dx1। ठीक है? तो जब x2 का मार्जिनल पीडीएफ चाहिए, मतलब x2 अलोन, मार्जिनल मतलब अलोन, ठीक है ना? तो सिर्फ x2 का, ओनली x2 का पीडीएफ चाहिए। ज्वाइंट पता है तुम्हें, ज्वाइंट मतलब दोनों का एक साथ कंबाइंड है, तो इसको तुम इंटीग्रेट करोगे x1 के रेस्पेक्ट में, तो x2 का मार्जिनल पीडीएफ आ जाएगा। ये ज्वाइंट पीडीएफ है, तो ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में, तो मुझे x2 का मार्जिनल पीडीएफ आएगा। ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे x2 के रेस्पेक्ट में, तो x1 का मार्जिनल पीडीएफ आएगा, क्योंकि यहाँ से x2 गायब हो जाएगा ना। जब आप x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो x2 गायब हो जाएगा, जब आप x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे x1 गायब हो जाएगा, तो सिर्फ x2 का फंक्शन बचेगा। ठीक है? इस पे एक एग्जांपल देखो, कुछ पूछना है किसी को? तो एक एग्जांपल देखो इसका। सो क्वेश्चन नंबर 2, लेट joint PDF of x1 x2 be कोई बुक का एग्जांपल उठा लेता हूँ। ठीक है ना? तो ये है जैसे, तो यहाँ पे है 2 माइनस x1 माइनस x2 when x1 is between 0 and 1 and x2 is between 0 and 1। ठीक है? एंड 0 अदरवाइज। तो आपको बताना है, ये मार्जिनल ज्वाइंट है, तो आपको बताना है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1। ठीक है? तो इसका मतलब है ये, और इसका मतलब क्या है? तो वैसे तो फॉर्मूला हमने ये लिखा था, अब तुम्हें इंटीग्रेशन ठीक से करना आना चाहिए। बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 3/2 minus x1. है ना? तो देखो, ये 0 अदरवाइज है, तो अदरवाइज में इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आएगा। तो मेनली हमें इंटीग्रेट कहाँ करना है?
इस पे 0 से 1 पे x2 ना, तो हमें सपोर्ट पे मेनली इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग तो यही वाली चीज इक्वल आएगी, इक्वल टू 0 से 1, क्योंकि जब x 0 से 1 में है x2 तभी पीडीएफ ये है। सो 2 माइनस x1 माइनस x2 dx2। अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो x2 के रेस्पेक्ट में, ठीक। सो आप इसको इंटीग्रेट करो x2 के रेस्पेक्ट में और क्या आंसर आएगा। ठीक है, सब लोग कर पाएंगे, करके देखो, ठीक है ना। तो जस्ट आप इंटीग्रेट करोगे, क्या आया जी बताओ, क्या बता रहे थे। 3/2 minus 3/2 माइनस x1. Sir, 3/2 minus. x1, और x1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये x1 का मार्जिन है ना, तो ये हम निकाल रहे हैं पीडीएफ ऑफ x1 रैंडम वेरिएबल, है ना। तो x1 का सपोर्ट क्या होगा जो वहां पे है अभी 0 से 1, तो 0 से ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 अदरवाइज, ये चीज है, ओके है। सिमिलरली x2 का निकालो, क्या x2 का डिफरेंट आएगा सेम आएगा, 3/2 minus x2. तो यहां से अगर फाइंड करोगे आप तो f ऑफ x2 एट x2, तो ये होगा 0 to 1 2 माइनस x1 माइनस x2, अब x2 का चाहिए तो x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, यही बनेगा 3/2 माइनस x2, कब, जब x2 की वैल्यू 0 से 1 में है, और इसलिए नहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है कि 0 अदरवाइज है, ये चीज़ है ना, नहीं है मतलब ऑब्वियस है कि 0 अदरवाइज, तो यहाँ होगा जैसे 0 अदरवाइज, सो 0 अदरवाइज ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, ज्वाइंट सीडीएफ से ज्वाइंट मार्जिनल सीडीएफ निकालना देखा कैसे होगा, ज्वाइंट पीडीएफ टू मार्जिनल पीडीएफ क्या होगा। अभी जैसे नेक्स्ट थ्योरम है, लेट p x1 कॉमा x2, जिसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है दिस बी ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2, ठीक है। सो ये ज्वाइंट पीएमएफ है x1 x2 का, सो दिस बी ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2, देन हाउ टू फाइंड मार्जिनल, है ना, पहला है। सो हाउ टू फाइंड पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। सो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, तो जिसको हम स्मॉल p x1 लिख सकते हैं, और जिसका मीनिंग है ये कैसे आएगा, तो ज्वाइंट के हेल्प से हम लोग कैसे मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे x1 का, तो सिंपल, जैसे वहां इंटीग्रेट कर रहे थे तो इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस में होता है और समेशन डिस्क्रीट में होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप समेशन कर देंगे। सो यू विल डू समेशन ऑफ ज्वाइंट, सो x1 इज इक्वल टू x1, ठीक है, कॉमा x2 इज इक्वल टू x2, और इसका समेशन तुम्हें x1 का चाहिए तो x2 को हटाना है, तो x2 के रेस्पेक्ट में समेशन कर लो, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, ओके है। सिमिलरली मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x2, जिसका नोटेशन है px2 एंड मीनिंग है x2 इज इक्वल टू x2, तो जस्ट ज्वाइंट जो है उसको आप, है ना, या इसको इंटीग्रेट कर दो x1 के रेस्पेक्ट में। सो x1 इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सो x1 इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी,
ओके, देख लीजिए। ठीक है ना, तो सिंपली क्या करना है, ज्वाइंट पीएमएफ गिवन होगा, मार्जिनल चाहिए, समेशन करो। ज्वाइंट पीडीएफ गिवन होगा, मार्जिनल चाहिए, इंटीग्रेशन करो। एक क्वेश्चन देख लो इस पे। तो क्वेश्चन सिंपल है कि जैसे ना बॉक्स के थ्रू भी लिखा रहता है, जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं यहाँ पे अभी के लिए कि मान लो लेट ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2 बी, सो ये मान लो p x1 x2, सो ऐसा है, लेट से 1/2 when x1 is 0 and x2 is 0, 1/4 when x1 is 0, x1 is 0, x2 is 1। मान लो यहाँ पे है 1/8 when x1 is 1, x2 is 0। ठीक, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड 1/8, ठीक है, when x1 is 1 and x2 is 1। ओके, अभी तक इसी चीज को मैं बॉक्स में भी लिख सकता हूं। तो ऐसे लिखने के बजाय आप कुछ जगह देखोगे बुक में ऐसा लिखा रहता है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो ऐसा लिख देता हूं, है ना, ये कैसे लिखूं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ मान लो x1 है और इधर x2 है, तो यहाँ x1 की वैल्यू 0 1, x2 की वैल्यू 0 1, ये है। ठीक है, अब जब x1 0 x2 0, तो यहाँ वैल्यू हाफ है। जब x1 0 x2 0 हाफ है, x1 0 x2 1, तो 1/4 है। जब 1 0 है तो 1/8 है, जब 1 1 है तो भी 1/8 है। सो राइटिंग दिस और दिस दे आर सेम थिंग, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, है ना। सो ये क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2, ये आ जाएगा ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2। अब क्या करो, यहां से बताओ मार्जिनल क्या होगा, तो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, जिसको आप लिख सकते हो px1, ये किसके इक्वल आएगा, क्वेश्चन क्लियर है, देख लो। सो यू हैव टू डू समेशन विथ रेस्पेक्ट टू x2, है ना, x2 की जितनी वैल्यूज है उसके रेस्पेक्ट पे समेशन कर लो। तो या तो यहां से देखोगे तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, सो इन दोनों को ऐड करके लिखोगे, है ना, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो। तो जब ऐड करोगे 1/2 + 1/4, तो कितना 3/4, इन दोनों को ऐड कर लो, तो कितना होगा 2/8, मतलब 1/4, ये आ गया। तो देखो x1, ये x1 की वैल्यू थी ना, दिस वाज वैल्यू ऑफ x1, दिस इज वैल्यू ऑफ x2, दिस इज वैल्यू ऑफ x2। ठीक, सो x1 की वैल्यू 0 एंड x2 इज 0 1, तो या ऐसे सोचना चाहो तो, अगर प्रॉपर मेथड से जाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें अलग अलग, पीएमएफ क्या होता है, पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी होती है, तो तुम पॉइंट वाइज भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसो ये तो मुझे निकालना है बाद में, ऐसे मैं तुमसे पूछता हूँ सिंपली, देखो कि जैसे क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x1, x1 की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, सपोर्ट क्या है x1 का, 0 1 है ना, तो x1 कैन टेक वैल्यू 0 और 1, सिमिलरली x2 कैन टेक वैल्यू 0 और 1। सो x2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो 0 या 1, ये तो वैसे वहाँ भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है, तो 0 या 1, 0 1 वैल्यू है। तो आप क्या करो, क्योंकि आपको मार्जिनल पीएमएफ निकालना है x1 का, सो व्हाट यू डू, यू फाइंड प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, अलग से निकाल लो कि x1 बराबर 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो x2 की जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सब के लिए निकाल लो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी
अब x2 के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसके रेस्पेक्ट में सम कर दो। तो यहाँ x2 की वैल्यू क्या हो सकती है, x2 कैन टेक वैल्यू 0 to 1। तो एक बार 0 रखो एक बार 1 रखो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट x2 को एक बार 0 रखते हैं, सो 0 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 x2 को 1 तो 0 1। अब या तो तुम यहाँ देख लो 0 0 0 1 या यहाँ देख लो 0 0 0 1, जैसे भी तुम्हें समझ आए। तो इनको ऐड कर लो, तो ये ऐड करोगे तो यही आएगा 3/4। सिमिलरली इसी तरीके से कि x1 बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्योंकि जो सपोर्ट है उसी पॉइंट पे मास होगा, है ना। सो ठीक है जी, तो इजी है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, हाँ है ना, इसको सिंपल है, मतलब जैसे ये करना था इसको ऐड कर लो, तो यहाँ ऐड कर लो, कितना आ गया 1/2 + 1/8 तो 5/8। इसको ऐड कर लो 1/4 है ना, तो 3/8। तो वैसे आंसर आ चुका है। तो मार्जिनल, ये मार्जिनल पीएमएफ है, ये आ गया x2 का और ये x1 का, क्योंकि x1 बराबर 0 पे ये प्रोबेबिलिटी होगी, x1 बराबर 1 पे ये प्रोबेबिलिटी होगी, x2 बराबर 0 पे ये प्रोबेबिलिटी होगी, x2 बराबर 1 पे ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो वैसे डायरेक्टली टेबल से निकल गया। मैथमेटिकली जाना हो तो मैं इस तरह बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उन सब पे समेशन कर दो। तो x2 कैन टेक वैल्यू 0 to 1, अब पॉसिबल सम कर दो, तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ 1 रखा है तो x2 को 0, सो 1 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 1, सो 1 0 प्लस 1 1, तो 1 0 1 1, तो 1 0 कितना है 1 0 1/8, 1 1 कितना है 1/8, तो 1/8 प्लस 1/8 2/8 मतलब 1/4। इसी तरीके से x2 का निकाल लो, है ना। x2 बराबर 0 लिखोगे तो यहाँ x2 0 कर दो, x1 पे समेशन लगा दो। समझ आ रहा है? जिनको डाउट हो रहा है पूछो, इसमें अगर डाउट कुछ हो तो पूछो। समझ पा रहे हो ना, ऐसे ही निकालोगे। तो ये तो शॉर्ट में अगर लिख दूं मैं कि पीएमएफ ऑफ x1 px1, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 3/4 कब, जब x1 की वैल्यू 0 है, 1/4 कब है, जब x1 की वैल्यू 1 है। इस तरीके से आ जाएगी। सिमिलरली आप x2 का निकाल लो, है ना, निकाल लोगे ना सिमिलर तरीके से। यहाँ से भी दिख रहा है ऐसे तो कि प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू x2, तो ये x2 पे है ना, तो ये था, तो 5/8 when x2 is 0, 3/8 when x2 is 1, 0 अदरवाइज। यहाँ तक ओके है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि ज्वाइंट CDF गिवन हो तो हाउ टू फाइंड मार्जिनल CDF, ज्वाइंट PDF गिवन हो तो हाउ टू फाइंड मार्जिनल PDF, ज्वाइंट PMF गिवन हो तो हाउ टू फाइंड मार्जिनल PMF। कल हमने डेफिनेशन लिखा था इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का, बताओ कोई क्या डेफिनेशन लिखा था मैंने कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखा था कल जो डेफिनेशन लिखे थे हमने? सो जॉइंट CDF इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल CDF। जॉइंट PDF इज इक्वल टू, नहीं, कल जो लिखा था वो सिर्फ CDF के लिए लिखा था ना। हमने ये लिखा था कि टू रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट if and only if joint CDF। तो कल मैंने ये डेफिनेशन लिखा था कि joint CDF of x1 x2 is equal to marginal CDF of x1 into marginal CDF of x2। तो ये है डेफिनेशन फॉर ऑल x1 belongs to R and x2 belongs to R। अब मैं लिख रहा हूँ थ्योरम, ये था डेफिनेशन, अब मैं थ्योरम लिख रहा हूँ यहाँ पे कि टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वहां मैंने फिक्स नहीं किया कि कॉन्टिन्यूअस है, कुछ भी हो सकता है, वहां फिक्स नहीं किया, यहाँ मैं फिक्स कर रहा हूँ। टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2 आर independent if and only if joint PDF of x1 x2 this is equal to marginal PDF of x1 into marginal PDF of x2 for all x1 belongs to R and x2 belongs to R। ठीक, एंड फिर से एक थ्योरम लिख रहा हूं मैं
कि टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x1 and x2 are independent if and only if joint PMF, ये joint है, this is equal to product of marginal PMF for all x1 x2 belongs to R। ठीक है भाई, देखो सो एक तो डेफिनेशन था और बाकी दो थ्योरम है, और भी थ्योरम्स आएंगे आगे। सो ओके है, पढ़ लो ठीक से। और इफ एंड ओनली इफ है, अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ है। अब तुमसे मैं ये पूछूंगा, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, क्या यहाँ x1 x2 इंडिपेंडेंट है? तो इसमें तीसरा थ्योरम यूज होगा, चेक करो थर्ड थ्योरम, क्योंकि ये डिस्क्रीट था। तो ये थर्ड थ्योरम के हेल्प से बताओ मुझे कि क्या x1 x2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन है, यस और नो इसमें बताना है आपको। नो। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए था? इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए था कि ज्वाइंट पीएमएफ शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, चाहे मैं x1 x2 कोई भी रियल नंबर चूज कर लूँ अपनी मर्जी से। तो चूंकि एक काउंटर एग्जांपल एनफ होता है गलत कहने के लिए। तो जैसे मैं तुमसे सिंपली पूछ लूँ यहाँ पे कि मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 एंड x2 इज 0, तो ज्वाइंट में देख के बताओ, इसको ज्वाइंट में देख के बताओ क्या प्रोबेबिलिटी थी ये? 1/2। 1/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ x1 इज 0 इंटू x2 इज 0, है ना। अब लोगों को समझना पड़ेगा, देखो जो नए लोग हैं तो उनको बहुत क्लियरली नहीं दिखता है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता ना। जैसे एग्जांपल की तरह, जैसे अभी है, जैसे मान लो चार हम, जैसे मान लो चार मैं चाइना या कोरिया के लोग तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, एक पीडीएफ, एक पीएमएफ, एक सीडीएफ और एक एमजीएफ है, तुम्हें शुरू में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, तुम्हें लगेगा सब एक जैसे ही है ना। या कोई भी है ना, चार कोई भी लोग खड़ा कर दो, चाहे रसियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी जो नए लोग हैं, तो उसमें क्या होगा कि तुम डिफरेंस नहीं कर पाओगे। क्यों? इसका क्या वजह है? क्योंकि तुम उसको बार बार नहीं मिले हो। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब अलग अलग है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ये सब क्या है, डिफरेंट है। ये पीएमएफ है, ये पीडीएफ है, ये सीडीएफ है। तो शुरू में जो नए लोग, उनको लग रहा हो ये क्या चल रहा है, सब तो एक जैसा ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिफरेंट है। तो कैसे पता चलेगा तुम्हें डिफरेंट है? जब तुम बार बार इससे मिलोगे तो तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा। तो रिवीजन इसके लिए जरूरी है, ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ आए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे ये और ये डिफरेंट है ना। कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये सेम ही है क्या, लेकिन डिफरेंट दोनों ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ज्वाइंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा मतलब इंटरसेक्शन है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, है ना, ये है। और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो हम अलग अलग चेक करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के, वो चेक कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये ज्वाइंट से आएगा, तो ये ज्वाइंट से आएगा। और इसकी जब बात करें, ये x1 का मार्जिनल को यूज़ करना पड़ेगा इसमें, और इसमें x2 के मार्जिनल को यूज़ करना पड़ेगा। तो x1 के मार्जिनल में देखो अब, सो x1 के मार्जिनल में 0 प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, या x1 के मार्जिनल में 0 प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, x2 के मार्जिनल में प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8। सो 3/4 इंटू 5/8 कितना हो जाएगा, ये 15/32। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 15/32 और ये 1/2 इक्वल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होता तो x1 स्मॉल x1 x2 स्मॉल x2, चाहे मैं कोई भी रियल नंबर चूज कर लूँ x1 x2, ये ज्वाइंट और मार्जिनल्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि x1 एंड x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, या बोल सकते हो डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। सो इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट नहीं है। और इस एग्जांपल में आते हैं।
इस एग्जांपल में बताओ क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कौन सा थ्योरम यूज करोगे, दूसरा वाला थ्योरम है ना। दूसरे वाले में क्या था कि टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ। सो आपको बताना है अब इस एग्जांपल में क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये जो ज्वाइंट पीडीएफ है क्या ये प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होगा int? तो फिर से आप चेक करोगे है ना, तो लाइक जैसे यहाँ पे fx1 fx2 तो ये है 2x1 माइनस x2, और यहाँ पे है ये आया 3/2 माइनस x1 और 3/2 माइनस x2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या ये इसके इक्वल आएगा, ये आपको देखना है। तो सिंपल है ना, नहीं आएगा ना। सो यहाँ लिखेंगे सिंस ये जो 3/2 माइनस x1 है और 3/2 माइनस x2 ये इक्वल नहीं आएगा 2 माइनस x1 माइनस x2 के, इसका मतलब है कि ज्वाइंट पीडीएफ विल नॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, और इसका मतलब हुआ कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। इसका क्या मतलब है कि fx1 fx2 ये इक्वल नहीं है मार्जिनल ऑफ x1 एंड मार्जिनल ऑफ x2 के। तो इसका मतलब है कि x1 एंड x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके ठीक है, सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। अब स्टोकास्टिक इंडिपेंडेंस क्या होता है? स्टोकास्टिक इंडिपेंडेंस क्या होता है? नहीं समझ नहीं आया, चैट में लिखो क्या बोल रहा है। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिस्क्रीट हो तो अच्छा हो सकता है क्या, हाँ वैसे उस केस में हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट इज सेम एज इंडिपेंडेंट, जहाँ स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट लिखा वो इंडिपेंडेंट ही है, स्टोकेस्टिक जस्ट रैंडम की बात कर रहा है, सो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ लिखा होगा स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आर द सेम थिंग। सो एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस होगा, वहां ज्वाइंट नहीं दिया होगा क्योंकि ज्वाइंट डिफाइन वो होता है। सो उसमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक क्वेश्चन देखा था कि लाइक वहां पे था कि x इज एक्सपोनेंशियल 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आया था, ज्योमेट्रिक, या x अगर एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, एक ज्योमेट्रिक था। तो y मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, तो y है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और x है आपका एक्सपोनेंशियल, तो x कॉन्टिन्यूअस है y डिस्क्रीट है। तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा क्योंकि x की क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा y की क्या वैल्यू होगी। सो दे आर डिपेंडेंट, और कुछ केस में इंडिपेंडेंट भी होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो वैसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइंट में ऐसा नहीं होगा एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं होगा अभी, है ना। तो ज्वाइंट वैसा नहीं लिखा होगा, अलग अलग हो सकता है, दो रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं अलग अलग, आपसे पूछ सकता है डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, लेकिन ज्वाइंट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, कंडीशनल में आ जाएगा, कंडीशनल में वैसा आगे हो सकता है, देखेंगे। सो ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये बताओ, ये जो है मेरे पास ये तो हो गया ना। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिक्स्ड में कैसे करेंगे इंडिपेंडेंट, मिक्स्ड में सीडीएफ के थ्रू, इसके थ्रू, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि तुम लोग ठीक से समझते क्यों नहीं। यहां मैंने कहीं लिखा ये क्या है, हमने कहा टू रैंडम वेरिएबल, चाहे वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, ये सब में काम करेगा, इसलिए डेफिनेशन है ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए, सिर्फ डिस्क्रीट के लिए, ये तीनों के लिए है, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे मिक्स्ड हो, सब में ये काम करेगा। तो ये लगाओ। तो अभी के लिए ये बताओ कि क्या x1 x2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यस और नो। Yes, sir. ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या इसके इक्वल आएगा, तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा यस, ठीक है। सो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो 1 माइनस ई ऑफ माइनस x1 1 माइनस ई ऑफ माइनस x2 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस x1
ई की पावर माइनस x2 माइनस ई की पावर माइनस x1 प्लस x2 ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है। तो ये ज्वाइंट CDF ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू CDF ऑफ x1 एंड CDF ऑफ x2। ठीक है, चेक कर सकते हो। तो यहाँ से ये पता चला कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। सो दिस इम्प्लाइज यस x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट हेयर। सो यहाँ पे जो आपका x1 x2 है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट चेक कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिया होगा, ज्वाइंट दे रखा होगा, पूछेगा क्या बताओ क्या मार्जिनल इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो यही तरीका है, इन तीन में से एक तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आपको बताने हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स है क्या, यही चेक करना आपको। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने ये बताया आपको कि ज्वाइंट मार्जिनल। ओके, आगे आते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी के लिए। तो ठीक है, तो अभी लास्ट के कुछ क्लास में मैंने यही डिफाइन किया ना, अभी तक तो इतना ही डिफाइन किया है। कल और आज में इतना ही चीज़ है। हालांकि मैंने इंडिपेंडेंस भी डिफाइन कर दिया, सो अभी हमने ये भी डिफाइन कर दिया है, इंडिपेंडेंस भी। ठीक है, सो ये भी डिफाइन मैंने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये भी डिफाइन कर दूं क्या, फिर क्वेश्चन करें? चलो ये भी डिफाइन कर देता हूँ, कंडीशनल डिफाइन कर देता हूँ। तो ये कंडीशनल वैसे ही है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन इवेंट एफ। तो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो वैसे ही यहाँ भी है, तो वहाँ इवेंट्स होता था, अब रैंडम वेरिएबल होगा, है सिमिलर। चलो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो उससे क्या होगा, यहाँ तक कवर हो जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट किया था कल और हम लोग यहाँ तक कवर कर लेंगे। तो अभी मैं ये डिफाइन कर देता हूँ, है ना। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन था 1 वेरिएबल का, अब 2 वेरिएबल का आएगा, है ना, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड। यही वर्ड वहाँ भी लिखा था 1 वेरिएबल में, जहाँ y बराबर gx होता था, अब होगा u बराबर gxy, v बराबर hxy। अब उसको ट्रांसफॉर्म करना, uv का ज्वाइंट PDF दिया होगा, xy का ज्वाइंट PDF दिया होगा और uv का ज्वाइंट PDF निकालना होगा हमें। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये टर्म डिफाइन कर देता हूँ, कंडीशनल CDF क्या होगा, कंडीशनल PMF क्या होगा, कंडीशनल PDF क्या होगा, है ना। बाद में वही आएगा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस। ठीक है यहाँ पे है ना, कंडीशनल मोमेंट्स, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस, तो वो सब आगे आएगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को 1 वेरिएबल वाली चीज़ अच्छे से समझ आ गया ना, तो उनके लिए बहुत आसान है ये, क्योंकि वो 1 वेरिएबल कोई जस्ट एक्सटेंड हो रहा है। तो जिसको 1 वेरिएबल ओके है, तो उसके लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि आप डायरेक्टली समझ पाओगे, है ना। फर्स्ट टाइम दिक्कत होती है समझने में, एक बार तुम्हें 1 वेरिएबल वाले सारे फॉर्मूला क्लियर है, PMF, PDF, CDF, MGF, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस सब पता है, तो वही 1 वेरिएबल में जो कर रहे थे वही चीज़ अब 2 वेरिएबल में करेंगे। वहाँ सिंगल इंटीग्रेशन था, अब डबल इंटीग्रेशन होगा, वहाँ सिंगल समेशन था, यहाँ डबल समेशन होगा, वही डिफरेंस है। वहाँ 1 वेरिएबल था, यहाँ 2 वेरिएबल है, तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है। तो 1 वेरिएबल वाला चीज़ें क्लियर, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो मैं अभी ये डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। अभी बस मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूँ। तो आओ इस पे आते हैं, कंडीशनल CDF क्या है। तो नाउ लेट्स कम टू कंडीशनल CDF। है ना, सो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो होगा क्या, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं अभी के लिए तुम्हें, कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये चीज़ें हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमने इस तरह के सॉल्व किए हैं, जैसे मान लो अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब ये रैंडम वेरिएबल से रिलेट कर रहा हूँ, कि लेट x बी यूनिफॉर्म 0,2 मान लो, और आपसे पूछता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 1 गिवन x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 इज। बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट उस फॉर्मूले के हेल्प से। तो ये 1 वेरिएबल का है। ऐसे ही 2 वेरिएबल में जैसे होगा
कि लेट x1 एंड x2 आर IID यूनिफॉर्म 0,2 अभी के लिए। देन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ IID कर दूं, ठीक है IID चलो। पहले का 1/4 आता है। IID हटा देते हैं क्यों। सो x1 x2 लेट joint या joint PDF of x1 x2 be पहले ज्वाइंट PDF होगा, पहले तो ये बताओ। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ज्वाइंट PDF है कि नहीं, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। देखो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। सो k टाइम x1 कर दिया, ठीक है अभी के लिए, और 0 अदरवाइज। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन था, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है, तो इसमें पूछ ये रहा है तुमसे, देन पहला पार्ट है बताओ k की वैल्यू क्या है ना। और दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग हाफ टू 3/2 गिवन, नॉट 3/2, सो मान लो हाफ टू 1 गिवन x2 इज लेस देन 3/4, चलो मोर देन 0, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया। सो आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन ये है सिंपल 1 वेरिएबल यूनिवेरिएट का क्वेश्चन है ये, और दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बाईवेरिएट। तो पहले क्वेश्चन तो सबने कर लिए होंगे, जिसको सिंगल रैंडम वेरिएबल में चीज़ें क्लियर है वो तो फर्स्ट इजीली कर लेंगे। और ये दिस इज व्हाट क्वेश्चन, देखो कल भी मैंने लास्ट क्लास के एंड में 2 क्वेश्चन लिखे थे, सॉल्व हुआ था। सो देखो इसमें ध्यान से, तो ये वाला पार्ट अगर तुम ये वाला पार्ट अगर तुम सॉल्व करोगे, है ना, या यहाँ मैं तीसरा पार्ट तुमसे ये भी पूछ लूँ कि क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट है, यस और नो। जैसे तीसरा पार्ट होगा x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन है, यस और नो बताना है, ठीक है। सो इस तरह से, तो ये तो मैं कह रहा हूँ ये वाला तो आसान है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ये तो जस्ट फॉर्मूला था, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन, मतलब x मोर देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू 3/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3/2। सिंपल वो फॉर्मूला यूज करना है। ये इवेंट है, इवेंट E गिवन इवेंट F। कितना आंसर आया आप लोगों का? फर्स्ट वाले का आया है, फर्स्ट वाले का 1/3 आया हुआ है, ओके ठीक है। तो सिंपल है ना, इसमें तो ये आ जाएगा कि जस्ट यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 3/2 से कम है, और यहाँ x की वैल्यू 3/2 से कम है, और कुछ नहीं दिया है तो 0 से ज़्यादा, सपोर्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर कुछ नहीं दिया ना, सपोर्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक जाएगा।
और 0 से। तो सिंपल इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करना होता है, या तो CDF की हेल्प से कर लो या PDF की हेल्प से कर लो। तो जब ये करोगे तो 1 से 3/2 में यूनिफॉर्म 0 का PDF होता है 1/b माइनस a, सो 1/2 माइनस 0, सो 1/2 dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 3/2 1/2 dx, सो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो 3/2 माइनस 1 1/2 3/2 माइनस 0 3/2, हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो ये 2 कट गया, तो फाइनल आंसर आ गया 1/3। ठीक है भाई, देख लो। तो इसका आंसर आ गया 1/3। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, 1/3 इज फाइन। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में पहला के निकालना है, फिर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर ये आपको बताना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। फर्स्ट देख लो, फर्स्ट में किसी को डाउट हो तो बताओ, और सेकंड वाला चेक करो। तो सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन, ओके। K6 आ रहा है, अच्छा तो K6 है, और दूसरा पार्ट निकालो, तीसरा पार्ट निकालो। ट्राई करके देखो, ट्राई करोगे तभी होगा, सिर्फ देखने से नहीं लिखने से होगा। लिख कर देखो तो समझ आएगा कहाँ गलती कर रहे हो, जब मैं सॉल्व करूंगा समझ आएगा ना कहाँ तुम गलती कर रहे थे। सो 2 का सेकेंड, अरे भाई ट्राई करने से पहले ही बता दूं क्या मैं, अपना दिमाग थोड़ा भी यूज़ नहीं करना है। ट्राई करो ना, थोड़े दिमाग तो लगाओ, मैं कह रहा हूँ। E∩F लगाओ ना इसमें। कल बताया था तरीका कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अगर मुझे कोई इंटरवल दिया हो R² का सबसेट, तो दिमाग यूज़ करो, ट्राई करो। तुम शायद इसलिए भी नहीं कर पा रहे, कल के 2 क्वेश्चन जो लिखे थे वो नहीं कर पाए होगे इसीलिए, वरना जो जिन लोगों ने कल के जो लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़े थे अगर वो हो गया होगा तो ये इजीली हो जाएगा। ये तो सीखना है, जब ट्राई करोगे तो सीखोगे। ट्राई करो पहले, फिर जहाँ फंसोगे फिर मैं बताऊंगा, समझ आएगा कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो। सर 3/4 आएगा हम्म सेकंड वाले का, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। सो बाकी लोग हो पाए कि नहीं, देखो मैं करता हूँ आगे। तो सिंपल के कैसे निकलेगा, ज्वाइंट PDF के डेफिनेशन से, है ना। ज्वाइंट PDF का जो डेफिनेशन कल लिखाए थे उसके डेफिनेशन पे आ जाएगा। ये कैसे निकलेगा,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ई गिवन एफ पे। उसके आगे कैसे निकलेगा, फिर से जॉइंट पीडीएफ कल फॉर्मूला लिखाया था उससे आ जाएगा। और अभी इंडिपेंडेंट का भी बताया। देखो यहाँ पे देख के तुम बता सकते हो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन 1, तो जॉइंट पीडीएफ में क्या हो रहा है, x1 लेस देन x2 होगा। तो यहाँ x1 डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x2 पे। अगर x2 की वैल्यू मान लो हाफ फिक्स कर दिया हमने, तो ये गारंटी है कि x1 की वैल्यू हाफ से कम ही होगी। तो मतलब क्या हो रहा है कि x1 x2 एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा केस रहेगा, सपोर्ट इस तरह से डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, तो तुम्हें अलग से वो जॉइंट मार्जिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि x1 x2 डायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि फ्री नहीं ना एक दूसरे से। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे का सपोर्ट भी फ्री है और जॉइंट पीडीएफ भी एक दूसरे का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम मार्जिन निकाल भी लोगे, सो x1 की वैल्यू 0 से 1 में आ जाएगी, x2 की वैल्यू 0 से 1 में आ जाएगी, मार्जिनल जब निकालोगे तो यहाँ पे इसमें काम करो थोड़े से। जैसे मान लो अभी मैं सेकेंड पार्ट तुम्हें पूछ लूँ कि व्हाट इज मार्जिनल ऑफ x1, थर्ड पार्ट मैं पूछ लूँ व्हाट इज मार्जिनल ऑफ x2, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको फोर्थ बना दो। ये फोर्थ पार्ट हो गया, ये फिफ्थ पार्ट हो गया, मान लो 5 पार्ट बना दिया मैंने। सो अभी समझो, इस क्वेश्चन में पहला पार्ट है k की वैल्यू क्या होगी, दूसरा पार्ट है बताओ x1 का मार्जिनल क्या है, तीसरा पार्ट है बताओ x2 का मार्जिनल क्या है, चौथा पार्ट है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पांचवा पार्ट है आपका क्या ये इंडिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे तुमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आता नहीं आता, कोई मतलब नहीं है। ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जहाँ ये फॉर्मूला लगाना है, ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो। तो इस तरह के केसेस होंगे तो यहाँ पे कोई कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ये एक इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है, E गिवन F या E1 गिवन E2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे सीधा x1 लेस देन x2 है, तो सपोर्ट कभी भी एक दूसरे से फ्री हो ही नहीं सकता, तो फंक्शन कभी एक दूसरे से फ्री होगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपेंड ही करेगा। तो अगर मान लो ज्वाइंट पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू प्रोडक्ट आ भी गई, स्टिल वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट हम बोलते हैं तो सपोर्ट भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एंड फंक्शन का प्रोडक्ट fx1 fx2 का प्रोडक्ट ज्वाइंट पीडीएफ के इक्वल होने चाहिए। तो वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। तो बिना चेक किए तुम ये देख के बता पाओगे कि यहाँ x1 x2 इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, बिकॉज x1 लेस देन x2 है, x2 मोर देन x1 है, तो डिपेंड कर रहा है ना। अगर x1 को मैं 1/2 रख दूं तो x2 1/2 से ज़्यादा ही होगा, या x2 को मैं 1/2 रख दूं तो x1 1/2 से कम ही होगा। सो दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, सो इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक बार फाइंड कर लो। 5 पार्ट लिख दिए मैंने, अब 1 2 3 4 5 मैं अगले पेज में सॉल्व कर देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। सिर्फ किताब में रीड करने से नहीं होगा। मैथ्स और स्टैट्स का मतलब सॉल्व करना। तुम सॉल्व करोगे और सॉल्व खुद से कर पाओगे, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। सिर्फ सॉल्यूशन देख देख के रट्टा मारोगे तो वही नहीं कुछ होगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। मतलब इनिशियली ठीक है, इनिशियली तुम सॉल्यूशन देख के करो क्योंकि सीखना है, लेकिन एट द एंड पूरे साल यही नहीं करना एग्जाम तक। एक बार तुम्हें लगे कि तुमने सीख लिया, फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन खुद से करके देखो ना, तुमसे सॉल्व होने चाहिए, तभी तो समझ आएगा कि हाँ तुम्हें सच में सीख गए तुम। ये चीज़ है। ओके चलिए, तो इसके बाद मैं कंडीशनल पे आऊँगा। तो यहाँ मैंने पहला पार्ट के लिए सिंपल क्या करना है, ज्वाइंट k टाइम x1 dx1 dx2। आपकी मर्जी, आप dx2 dx1 करो या dx1 dx2 करो। अब जब dx1 dx2 किया तो मैं x1 की लिमिट लिखूंगा 0 से x2 है यहाँ पे, है ना। तो x1 की लिमिट है 0 से x2, एंड अब x1 को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब x1 की लिमिट पुट कर दिया। तो नाउ यू हैव टू पुट लिमिट ऑफ x2, तो यू टेक प्रोजेक्शन ऑन x2 एक्सिस। तो x2 पे प्रोजेक्शन लोगे जब, इसका ग्राफ भी बना सकते हो इसका तुम चाहो तो, है ना। इफ यू वांट यू कैन मेक द ग्राफ, वो ट्रायंगल टाइप का आएगा। तो अगर अब x1 की लिमिट तुमने लिख दिया तो x1 गायब हो जाएगा, x1 को हटा दो। अब देखो x2 को, तो x2 0 से 1 में है, क्योंकि हमें कांस्टेंट लिखना है। तो प्रोजेक्शन लेंगे x2 एक्सिस पे, तो वो 0 से 1 आएगी। अब ये इक्वल टू 1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ, ठीक है। ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन है। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा k टाइम डबल इंटीग्रेशन, तो k बाहर कर सकते हो, ठीक है। मैं एक इंटीग्रेट कर देता हूँ, k बाहर हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। सो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो x1 का इंटीग्रेशन x1 स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट है 0 से x2,
फिर करना है dx2 और इसकी लिमिट है 0 से 1, ये है 1 के इक्वल। तो k टाइम 0 से 1, अब x1 की जगह x2 रख दो, एक 2 को बाहर निकाल सकते हो, ये जो अपॉन 2 है ना, सो यू कैन टेक इट आउट, तो ये बाहर आ जाएगा k/2। अब x1 की जगह है ना, अब 0 से x2 रखना है, सो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर dx2। सो आई होप यहाँ पे आपको डबल इंटीग्रेशन करना आता है। तो अभी जस्ट इंटीग्रल कैलकुलस मैंने इसीलिए पढ़ाए थे, सो दैट यहाँ पे इंटीग्रेशन खूब आएगा, तो वो आप यूज़ कर सको, क्योंकि वहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन हमने देखे थे। सो बाकी असाइनमेंट अगर तुमने जैम एमएस का इंटीग्रल कैलकुलस का कर लोगे तो तुम्हारा लेवल हो जाएगा इंटीग्रल में। PYQs भी अगर कर लिए सारे क्वेश्चन तो भी। सो यहाँ से क्या है कि k/2, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो x2 की पावर 3/3 और इसकी लिमिट है 0 से 1, अब ये इक्वल है 1 के। सो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ गया k/2 इंटू 1/3, सो ये आ गया 1, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से k/6 इज 1, सो k इज 6, तो k की वैल्यू 6 आ गई जो आप लोगों ने बताए थे, ठीक। सो डबल इंटीग्रेशन किया ज्वाइंट PDF का, 1 के इक्वल किया बाय डेफिनेशन, सो k इज 6, नॉन नेगेटिव होता है तो k को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि है, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया k की वैल्यू। दूसरा पॉइंट था, सेकेंड वाज मार्जिनल ऑफ x1। सो अगर मुझे x1 का मार्जिनल चाहिए तो हमने क्या कहा है कि ज्वाइंट PDF को x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ज्वाइंट PDF को x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये kx1 को x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। सो k तो मिल गया ना मुझे अब 6, तो 6x1 लिख दूंगा, kx1 को x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। लिमिट क्या लोगे, तो ध्यान रखना है ज्वाइंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सपोर्ट ज्वाइंट वाला ही रहेगा, सो ज्वाइंट वाला सपोर्ट रहेगा, तो इसका मतलब है कि x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, सो यहाँ पे x2 का सपोर्ट x1 से 1 होगा, ठीक है ना, 0 to 1 नहीं, अगर 0 to 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू राइट, यहाँ सपोर्ट देखना है ज्वाइंट में क्या है, या तुम ग्राफ बना लो तो एग्जैक्टली दिख जाएगा, तो ग्राफ बना के देख लो, ग्राफ बना के तुम्हें दिखेगा कि सपोर्ट क्या लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्वाइंट है। तो x2 का इमीडिएट लिमिट लेना है आपको, यहाँ x1 से 1 होगा, x2 का लिमिट x1 से 1 होगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, सो x1 से 1 लेना पड़ेगा मुझे। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो 6x1 का इंटीग्रेशन करोगे तो 6x1 ना, तो x1 स्क्वायर बाई 2, सो 3x1 स्क्वायर आएगा इंटीग्रेट होके, और लिमिट है, एक मिनट गलत कर दिया ना, क्योंकि जी क्योंकि यहाँ पे मुझे x1 को इंटीग्रेट x2 के रेस्पेक्ट में करना है, तो x1 तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि है ना, अगर x1 के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है एक्चुअली, तो 6x1 बाहर, dx2 x1 से 1, क्योंकि मुझे x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो x2 के रेस्पेक्ट में x1 इज ए कांस्टेंट, तो ये बाहर हो गया, मतलब xy टाइप का है, आप xy करके भी कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x1 बाहर, 1 dx2, सो 1 माइनस x1, तो यहाँ तक तो ओके है, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, 6x1 इंटू 1 माइनस x1, तो ये आ गया PDF ऑफ x1। अब देखो यहाँ पे ये मार्जिनल है x1 का, तो मार्जिनल ऑफ x1 मीन्स PDF ऑफ x1 अलोन, तो अब इसमें x2 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है। तो जब मैं x1 का सपोर्ट लिखूंगा तो इसमें x2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये x1 का मार्जिनल PDF है, सो ओनली x1 का PDF है, इसमें x2 का कोई काम नहीं है। तो आप जब सपोर्ट लिखेंगे तो x1 पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो लिखेंगे हम, तो यहाँ पे x2 का कोई काम नहीं है, तो जो ये इसका प्रोजेक्शन x1 एक्सिस पे लेंगे तो वो 0 से 1 आएगा। तुम ग्राफ बना सकते हो इस रीजन का, मैंने खूब इंटीग्रल में ग्राफ बनाए थे। सो यहाँ से आ जाएगा x1 0 से 1। सिमिलरली आप fx2 निकालोगे तो इसी 6x1 को x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, और x1 के लिए देखो इमीडिएट लिमिट क्या है, क्योंकि ज्वाइंट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो लिमिट होगा 0 से x2, x1 की लिमिट 0 से x2 होगी, सो 0 से x2। अब x1 को x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा, सो 3x1 स्क्वायर, और इसकी लिमिट है 0 से x2, ठीक, सो 3x1 स्क्वायर 0 से x2, इसको पुट कर लो। सो यहाँ से पुट करोगे अगर आप, सो 3x2 स्क्वायर, ये जी अपर लिमिट लोअर लिमिट,
और यहाँ पे लिमिट क्या आएगी अगेन, ये मार्जिनल पीडीएफ x2 का है जिसमें x1 का आप कोई लेना देना नहीं है, सो वी विल राइट सपोर्ट ऑफ x2 ओनली, क्योंकि ये पीडीएफ है x2 ओनली, सो हम इग्नोर करेंगे ना, तो हमें x2 एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है। हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सो दोनों बीटा ही है, इनफैक्ट ये भी बीटा, ये भी बीटा ही होगा, तो बीटा फर्स्ट काइंड दोनों है। तो x2 की वैल्यू 0 से 1 है ना, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 2 और ये बीटा क्या होगा 0 1,3, वो बीटा 1 3, ओके, तो है ना, इसका देखोगे बीटा फर्स्ट काइंड 1,3 आ जाएगा और वो बीटा 2,2 है फर्स्ट काइंड। सो दिस इज द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ, और वैसे भी तुम यहाँ देख सकते हो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कभी जॉइंट वाले के इक्वल आएगा 6x1 के, तो वैसे भी नहीं आएगा, तो है ना इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और वैसे भी हम देख रहे थे यहाँ सपोर्ट 0 से 1 वहाँ x1 x2 डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट है। तो जॉइंट का जो जॉइंट है इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, दैट्स व्हाई नॉट इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। ठीक है यहाँ तक, तो अभी मैंने k की वैल्यू निकाला, मार्जिनल पीडीएफ निकाले। अब आते हैं अगले पार्ट पे। सो 3 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, 4th पार्ट पे आते हैं, और इंडिपेंडेंट यहीं से दिख गया है ना, तो इंडिपेंडेंट तो यहीं से दिख गया कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, मैं ये बोल रहा हूँ। सो x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, सिंपल, x1 एंड x2 आर डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट होगा, है ना। तो जैसे आप लोग जब यूनिवेरिएट के क्वेश्चन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग साथ में जॉइंट वाला भी कर रहे थे, क्योंकि है ना उसमें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन वही यूनिवेरिएट से होगा। अब जो 1 2 रैंडम वेरिएबल जहाँ 3 रैंडम वेरिएबल होता था, तो अब उस तरह क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, तो उसमें हम आएंगे। अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें 3rd पार्ट देखते हैं। 3rd पार्ट क्या है कि 1 2 3 4th है ना, ये 4th पार्ट है, इसकी बात करते हैं। सो हाफ, so the 4th part is probability of half less than x1 less than 1 given x2, so x1 is half to 1 and x2 is 0 से 3/4, 0 से 3/4। so इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, probability of e given f के अकॉर्डिंग, so यहाँ हो जाएगा probability half less than x1 less than 1 इंटरसेक्शन, तो आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो कि ये इंटरसेक्शन है x2 बिटवीन 0 एंड 3/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x2 लेस देन 3/4, ये है मेरे पास। सो अब ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f। अब ध्यान रखो, ये जो सपोर्ट हम प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं, इवेंट का। इवेंट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। इवन जो सिग्मा फील्ड के मेंबर्स होते हैं वो भी सबसेट ही होते हैं सैंपल स्पेस या ओमेगा के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस इवेंट की तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो सैंपल स्पेस का सबसेट होने चाहिए, मतलब जो सपोर्ट है एक्स वाई का वो सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसके अंदर होने चाहिए। इसका सपोर्ट क्या था, ध्यान से देखो। सो इसमें जो सपोर्ट है 0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन 1, इसका ग्राफ बनाता हूँ अभी मैं। सो यहाँ से कि जो सपोर्ट है इसका मैं ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। So ये x1 axis, this is x2 axis. So this graph is x1 is equal to x2. अब यहाँ था 0 लेस देन x1 है ना, क्या कैसे ग्राफ बनाते हैं, जहाँ इक्वलिटी इनइक्वलिटी है पहले इक्वलिटी रख दो, ग्राफ बना लो। तो x1 बराबर 0, x1 बराबर x2, x2 बराबर 1, इन लाइंस का पहले ग्राफ बनाओ। तो x1 इज इक्वल टू 0 मतलब x2 एक्सिस, सो ये लाइन है x1 इज इक्वल टू 0 एंड बाद में x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1, तो ये x2 एक्सिस पे 1, ये 0। सो ये ग्राफ है x2 इज, रीजन कौन सा बाउंडेड है, यही रीजन है। सो दिस इज द सपोर्ट, ये जॉइंट पीडीएफ का सपोर्ट है, ठीक है जी। दिस इज सपोर्ट ऑफ जॉइंट पीडीएफ एंड नाउ सो दिस इज सपोर्ट ऑफ जॉइंट पीडीएफ, ये था x1 इज इक्वल टू x2। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये जो इवेंट है, क्या ये इवेंट इसका सबसेट है, क्योंकि आउटसाइड 0 हो जाता है ना, 0 अदरवाइज। कहने का मतलब ये जो शेडेड रीजन है, इस रीजन में पीडीएफ की वैल्यू है 6x1 एंड पीडीएफ की वैल्यू 0 है अदरवाइज, तो उस शेडेड रीजन के बाहर पीडीएफ की वैल्यू 0 है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा।
तो ये जो हाफ टू 1 और हाफ 0 to 3/4 ये कहाँ पे है देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ लोकेट करता हूँ। तो यहाँ तो 0 है, ये कौन सा पॉइंट था? सो ये पॉइंट क्या है? x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1,1 है, राइट? दिस पॉइंट इज 1,1, तो ये 1 है, ठीक। और ये तो 0 0 है ही, दिस इज 0,0। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें देखना है x1 की वैल्यू हाफ से 1, तो x1 एक्सिस ये है हाफ से 1, तो मान लो ये हाफ से 1, और x2 की वैल्यू 0 से 3/4, तो मान लो ये हाफ यहाँ 3/4 है ना। सो लेट्स से ये 3/4 है, ये 1/2 है यहाँ पे, और ये 3/4 है। सो हाफ टू 1 और 3/4 टू कहाँ था? 0 से 3/4 था ना। एक मिनट, x हाफ से दो इंटरसेक्शन लेना तुम्हें, क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल बनाएगा। सो रेक्टेंगल क्या बनाएगा कि इसकी वैल्यू 0 से 3/4 में जाएगी, ये रीजन है, ध्यान से देखो। अभी चेक करो ये सही बना रहा हूँ। तो ये जो व्हाइट कलर से मैं बना रहा हूँ, ये न्यूमरेटर में जो इवेंट है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। x1 बिटवीन हाफ टू 1, x2 बिटवीन 0 to 3/4। तो ये जो व्हाइट रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज द इवेंट ई, न्यूमरेटर में जो इवेंट है। तो अब आप खुद सोचो तुम, तो ये जो रीजन सैंपल स्पेस, ये जो शेडेड रीजन है, येलो रीजन, वो सैंपल स्पेस है, और ये आपका इवेंट है। तो जो येलो सेक्शन के बाहर वाला पोर्शन है उसमें पीडीएफ तो 0 है। तो मेनली पीडीएफ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रीजन है? सो हमें तो देखना होता है कि हमें वही वाला रीजन कंसीडर करना है जो सैंपल स्पेस के साथ कॉमन है। तो मेनली ये जो रेड कलर है, इस वाले पोर्शन में पीडीएफ की वैल्यू 6x1 होगी, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसमें पीडीएफ की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि 0 अदरवाइज। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है वो अदरवाइज रीजन है, और रेड जो है वो उस सैंपल स्पेस के साथ कॉमन का रीजन है, ठीक है। जैसे मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस किया तुमने, हेड टेल, या डाई को रोल किया, लेट से डाइस को हमने रोल किया 1 2 3 4 5 6। अब मैं कई बार आपसे पूछ देता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2 3 4 7 8 9 10 आएगा। मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम सोचोगे अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 8/6। क्या ऐसा करेंगे हम? ऐसा करेंगे क्या? तो क्या करोगे? समझ ना, मान लो मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो हम क्या करेंगे? समझ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो जो भी सैंपल स्पेस के बाहर वाले आउटकम है, ये 7 8 9 10, इसके करस्पॉन्डिंग तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि इन पॉइंट से प्रोबेबिलिटी 1/6 है और 0 अदरवाइज होता है हमेशा। तो इन पॉइंट पर तो प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मेनली तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1 2 3 4। तो वैसे ही ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखे हैं ना, ये व्हाइट रीजन जो वही एक्स्ट्रा एलिमेंट है। यहाँ जो एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखा है जो सैंपल स्पेस के बाहर है, तो ये जो व्हाइट वाला रीजन है वही एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जिसको तुम्हें अलग करना होगा। तो ये नहीं कि हम इस पूरे रीजन पे इंटीग्रेट कर देंगे, हम पूरे रीजन पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस रीजन पे 0 को इंटीग्रेट करेंगे, जो व्हाइट वाला है तो 0 ही आएगा एट द एंड। रेड वाले रीजन पे 6x1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो वो कौन सा रीजन है। समझ आ रहा है ये जो कहना चाह रहा हूँ? तो ठीक है, तो यहाँ बस मुझे बताने का ये पर्पस था। तो जब अगर इवेंट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है सैंपल स्पेस के बाहर का, तो हम क्या करेंगे? उसको इग्नोर करेंगे, है ना। सो वी हैव टू इग्नोर दोज आउटकम्स विच डज नॉट बिलोंग टू सैंपल स्पेस। सो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 7 8 9 10 को इग्नोर करेंगे। ये कलर दिखता है तुम लोगों को नहीं? 1 2 3 4 5 6 था। सो अब क्या करना है मुझे? अब इंटीग्रेट करना है, बताओ। है ना, ये वाले आउटकम्स थे, ये हो गया। सो ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालना था। तो ये वाला मैं कह रहा हूं दीज आउटकम्स आर, इसको हम इग्नोर करेंगे बिकॉज दे डज नॉट बिलोंग टू, या है ना, इट डू नॉट बिलोंग टू सैंपल स्पेस। सिमिलर थिंग यहाँ पे है, तो इसको रिड्यूस करो अब। तो ये रेड वाले रीजन का इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे क्या है? ये जो अभी लिखा है मैंने, इसमें इसका मैं इस पे इंटीग्रेट करूंगा तो होगा क्या? सो हमें इंटीग्रेट करना है ज्वाइंट पीडीएफ को, जो कि था 6x1, और मैं अभी के लिए ऐसा लिख देता हूं dx2 dx1।
अब मुझे इंटीग्रेट किस रीजन पे करना है, रेड वाले रीजन पे। क्यों भाई, क्योंकि रेड वाला रीजन इंटरसेक्शन है सैंपल स्पेस के साथ, तो इवेंट होगा जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। सो ये जो व्हाइट वाला रीजन ये सैंपल स्पेस के बाहर का पॉइंट है, उसको इग्नोर करना है, हमें उसी पॉइंट को कंसीडर करना है जो सैंपल स्पेस में है। तो अब उस पर इंटीग्रेट करो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका इक्वेशन क्या है। सो ये जो है तुम्हारे पास दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3/4, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस है ना, तो ये लाइन पता है, ये लाइन और ये लाइन तो पता ही है, x1 इज इक्वल टू x2। तो अब तुम क्या करो, यू इंटीग्रेट इट, ठीक। तो इंटीग्रेट करो 6x1 x2। तो मैं पहले x2 की लिमिट ले रहा हूँ, तो x2 को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये बताया था मैंने, x2 को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। फिर देखो लोअर कर्व क्या है, अपर कर्व क्या है। तो x2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, लोअर कर्व में x2 की वैल्यू x1 से लेके 3/4 तक है, और x1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। अब तुम्हें ये जानना होगा व्हाट इज दिस पॉइंट, तो तुम्हें ये जानना होगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। इस बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि ये x1 बराबर x2 था ना, दिस वॉज x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ है y, अच्छा y की जगह x2 लिख देता हूँ, और ये x1 है ना, x1 x2, तो x2 एंड x1 ना, तो x2 यहाँ 3/4 है, तो x1 भी 3/4 होगा, तो ये 3/4 है। सो द थिंग इज यहाँ पे x1 की जो लिमिट आएगी, सो लिमिट ऑफ x1 विल बी कहाँ से कहाँ तक, मैं बोल रहा हूँ ये जो रेड वाला रीजन है इसका प्रोजेक्शन लो x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन लोगे तो x एक्सिस कितना कवर होगा इससे, हाफ से 3/4, तो ये हो जाएगा हाफ से 3/4, ठीक है। सो y वाज x1 टू 3/4 एंड प्रोजेक्शन हाफ टू 3/4, तो ये हो गया न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ x2 है, तो तुम x2 का मार्जिनल निकालो और उस मार्जिनल को इंटीग्रेट करो 0 से 3/4 में। बट ये ध्यान रखना है कि 0 से 3/4 सपोर्ट होने चाहिए, तो मतलब सपोर्ट का मतलब सबसेट होने चाहिए सैंपल स्पेस का ना। तो x2 का मार्जिनल क्या आया था, x2 का मार्जिनल ये था 0 से 1 है, तो 0 से 3/4, 3/4 0.75 सपोर्ट इसका सबसेट है। ये सैंपल स्पेस है, अभी समझो ये सैंपल स्पेस है तुम्हारा, तो उसके लिए वो सबसेट है, इट्स फाइन। तो इसको इंटीग्रेट करो उस रीजन में, तो यहाँ पे क्या होगा, सो यू विल इंटीग्रेट इट। सो यहाँ पे जो x2 का मार्जिनल है जो कि आई थिंक था 2x2 स्क्वायर या 3x2 स्क्वायर था, सो 3x2 स्क्वायर, 3x2 स्क्वायर को इंटीग्रेट करो x2 के रेस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3/4 में, चेक करो। अब बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है, तो जिन लोगों को सॉल्व करना आ रहा है इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके बताओ। तो ये हाफ से था, दिस वाज लिमिट फ्रॉम हाफ टू, ठीक है। सो हाफ टू 3/4, x1 टू 3/4, Sir, 2/27. ओके। बाकी लोग बताइए क्या आप लोग अब यही आ रहा है क्या, 2/27 आ रहा है। इंटीग्रेट करो केयरफुल्ली, एक 6x1 का x2 के रेस्पेक्ट में, x2 का लिमिट है x1 से 3/4, x1 से 3/4, और x1 की लिमिट थी हाफ से 3/4। फिर बाद में 3x2 स्क्वायर जो कि x2 का मार्जिनल है, इसको इंटीग्रेट किया हमने x2 के रेस्पेक्ट में 0 से 3/4 में। तो ये आपका काम है चेक करना क्या ये आप सर 7/27। 7/27 बताओ भाई बाकी लोग, अभी अलग अलग आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए 2/27, ऑप्शन बी 7/27, और भी होंगे ऑप्शंस, बताओ। ये अलग अलग आंसर आ रहा है।
अरे भाई क्या हो रहा है, 4/9 तो 4 मतलब 12/27, ये अलग अलग ऐसे आंसर आ रहा है आपको। 4/9 का मतलब 12/27 हो गया ये तो, अगर 4/9 आ रहा है तो 7/27. 7/27। अच्छा Yes, sir. तो ज़्यादातर लोग यही लग रहा है, एक बार चेक कर लो भाई, ये मैं सॉल्व करूं। और न्यूमरेटर में हमेशा जॉइंट पीडीएफ लेते हैं ना, क्या इंटरसेक्शन लेते हैं, जॉइंट पीडीएफ लेते हैं ना हमेशा न्यूमरेटर में, इंटरसेक्शन जो आएगा वो। जॉइंट पीडीएफ? मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने वो इंटरसेक्शन निकाला वो सब उसमें जॉइंट पीडीएफ लेते हैं ना हमेशा। तो जॉइंट पीडीएफ था न्यूमरेटर में, क्या कहना चाह रहे हो तुम? यहाँ जॉइंट पीडीएफ 6x1 ही हाँ था ना। वही पूछा था। हाँ हाँ वही। हाँ तो जॉइंट पीडीएफ का सपोर्ट तो है ये। यहाँ पे चूंकि दोनों रैंडम वेरिएबल है तो जॉइंट पीडीएफ यूज हुआ, यहाँ सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल है तो एक यूज किया। जॉइंट भी यूज कर सकते हैं तो उसके लिए डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जॉइंट यूज करेंगे तब भी होगा, तो उसके लिए डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। अगर मैं ज्वाइंट यहाँ यूज़ करूँगा तब भी होगा सॉल्व, उसके लिए डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब भी हो जाएगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग नेट करना पड़ेगा कि x2 0 से है ना ये है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ 0 से 3/4 में ये है, x2 होता, और x1 कुछ भी ले सकते हैं तो उसके लिखना पड़ेगा x1 क्या ले सकते हैं। श्योर हुआ कि नहीं भाई अभी तक, या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको? क्या यार सबके अलग अलग आंसर क्यों आते हैं? देखो तो 6x1 तो कांस्टेंट है, तो 6x1 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि x2 के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, सो हाफ 2 3/4 रहेगा ये, और ये 1 dx2 क्योंकि 1 को तो x2 तो यहाँ हो जाएगा 3/4 माइनस x1, ये आ जाएगा। अब हो गया dx1, यहाँ इंटीग्रेट करोगे 3x2 का तो x2 क्यूब अपॉन 3 कट जाएगा तो x2 क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ 3/4 का क्यूब रहेगा। ठीक, अब चेक करो न्यूमरेटर को x1 पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/4 का मतलब 4 क्यूब बाई 3 क्यूब 27। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18/4 है ना, और इंटीग्रेट भी करना है इसको, तो 6 3 जा 18/4 और x1 का इंटीग्रेशन x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे 6 x1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, इसकी लिमिट पुट करो 1/2 से 3/4, ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ लिख दिया है। अब जस्ट सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, तो सो यहाँ 64/27, अपर लिमिट रखो 3/4, तो 18/4 को मैं अभी 9/2 लिख देता हूँ, और वो 2 आ जाएगा तो 9/4 ही आ जाएगा एट द एंड। अगर मैं इस 2 को साथ में ले लूँ 18/8 मतलब 9/4 और x1 स्क्वायर, सो 3/4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6/3 2 3/4 का क्यूब, ये हो गया अपर लिमिट, हमने यहाँ अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट फिर से वही 9/4 और इंटू 1/4 माइनस 2 टाइम 1/2 का क्यूब। अब जस्ट कैलकुलेशन है ना, तो ये सब नंबर केयरफुली कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि इस तरह को मान लो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आ गया तो तुम्हें एग्जैक्ट नंबर एंटर करने होंगे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मार्क्स कटेंगे। देख लो 3 3 9 है ना, तो 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16 इंटू 16 256,
माइनस, अच्छा ये कैंसिल भी तो कर सकते हैं, तो इतना क्यों कर रहे हैं ना। सो 16 का स्क्वायर कितना बाद में होगा? कर लेंगे। सर हाँ नीचे 64 रहेगा। 64 yes सॉरी, sir. अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 16 4 जा 64 ना। हाँ आगे 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54, और यहाँ 4 4 जा, ये मतलब 4 की पावर 3 64, ओके। माइनस ऐसे ही 9/16, ये प्लस 2/8 मतलब 1/4। देख लो, ये कैलकुलेशन केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर गलत आएगा। सो फाइनली सिंप्लीफाई करके देख लो अब। तो यही मिस्टेक किए होंगे आप लोग कैलकुलेशन में, जिनका आंसर नहीं आ रहा देख लो, बस मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो यहाँ से 81 माइनस 54 माइनस 36 प्लस फिर 16। ठीक है, तो ये तो कट गया। अब बताओ ये कितना आया सिंप्लीफाई होके? सेवन बाई 27। ठीक है 7/27। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही आ रहा था। ओके सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अरे भाई क्या हो गया इसका, ठीक है देखो, तो ये फुल सॉल्यूशन है। कौन सा पार्ट रह गया? तो अभी के लिए थर्ड फोर्थ तो हो ही गया ना, सारे पार्ट हो गए, ठीक है भाई। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिलेगा तुम्हें। तो अभी हमने क्या किया है, सिंपल, अब मैं डिफाइन कर रहा था कंडीशनल। सो टाइम है कंडीशनल का, या कुछ क्वेश्चन ही करा देता हूँ, कल कराता हूँ कंडीशनल। तो अभी हम लोग वो क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जो है ना, कंडीशनल कल डिस्कस करते हैं, कंडीशनल सीडीएफ, कंडीशनल पीडीएफ। अभी के लिए कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, देखो। अच्छा इसका अलग लफड़ा है नहीं, तो चलो मैं फ़ोन से ही लिख देता हूँ। जैसे वो तो पीवाई को भेजा था ना ग्रुप में, तो उससे देखना पड़ेगा। लग रहा है ये खुलेगा नहीं, तो
चलो अभी के लिए देखो, अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लेट जैसे मैंने 2 के लिए अभी तक लिखा है ना जितने थ्योरम्स, वही 3 के लिए भी वैसे ही होगा। तो अभी 3 के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। सो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 x3 बी, ये कुछ ऐसा है, f ऑफ x1 x2 x3 x1 x2 x3, और ये आपको दे रखा है 1 माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 होल अपॉन 8 पाई क्यू। ठीक है, और ये कब है? सो ये जब है जब x1 x2 x3 तीनों 0 से 2 पाई में है। सो लाइक x1 बिटवीन 0 से 2 पाई है ना, ये एक साथ लिख देता हूँ। x1 x2 x3 both are between 0 and 2 pi and 0 otherwise। अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1, या चलो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2। अभी के लिए देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल है, मतलब 3 है, x1 x2 x3 3 वेरिएबल है ना। अब मुझे ज्वाइंट चाहिए x1 x2 का, तो इसमें क्या करोगे? लॉजिकली तुम्हें अगर समझ आया होगा कि ज्वाइंट से हम मार्जिनल कैसे निकाल रहे थे, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x3 है ना। तो यहाँ देखो मुझे इसमें x3 को हटाना है ना, x3 को हटाना है, मतलब हमें x3 रेस्पेक्ट में समेशन कर देना है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन कर देना है। तो जब भी आपको 3 वेरिएबल का है, आपको 2 वेरिएबल का ज्वाइंट चाहिए, तो इसमें x3 हटाना है ना, तो ये समझो कि x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो x3 के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला ही है इनडायरेक्टली तुम्हारे समझाने के लिए। सो x1 x2 x3 dx3, और x3 की लिमिट, सबकी लिमिट अलग अलग है, x1 0 से 2 पाई, x2 0 से 2 पाई, x3 0 से 2 पाई, बस एक साथ कॉमा में लिखा हुआ है, और ये 0 से 2 पाई। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आंसर आएगा इसका बताओ। 1/4 pi square। ओके बाकी लोग बताइए, देखिए क्या ये आएगा 1/4 पाई स्क्वायर। तो आपको जस्ट इस फंक्शन को x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ओनली, यू जस्ट हैव टू, है ना। सो यू हैव टू इंटीग्रेट जस्ट विथ रेस्पेक्ट टू x3। तो ये तो 1 है, ये 8 पाई क्यू बाहर आ जाएगा, और यहाँ से x3 साइन x का इंटीग्रेशन करोगे कॉस, कॉस 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसके हेल्प से आपसे पूछूं व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ x1। अब ये ज्वाइंट आ गया ना, एक मिनट मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। सो अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, अभी आपने कैलकुलेट किया कि f ऑफ x1 x2 एट x1 x2 दिस इज 1/4 पाई स्क्वायर व्हेन x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई एंड 0 अदरवाइज। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ x1। 1/4 pi। ठीक है, देखिए बाकी लोग, 1 to 5 तो यू नो क्या करना होता है, ये जो ज्वाइंट है दिस यू नो ये सब लोगों को पता है। तो मुझे x1 का चाहिए, x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो x2 के रेस्पेक्ट में x2 0 से 2 पाई है, तो 2 पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर कितना बचेगा, 1/2 pi 1/2 पाई। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ मैं x1 x2 x3 को इंटरचेंज भी कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्वाइंट पीडीएफ में, नहीं पड़ेगा ना। तो मान लो x1 को x2 x2 को x1 रख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल रैंडम वेरिएबल। लाइक x1 को x2 रख दो, x2 को x1 रख दो, स्टिल ज्वाइंट सेम ही रहेगा। x2 को x3 रख दो, x3 को इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे फायदा ये होता है कि जो पीडीएफ x1 का आया वही पीडीएफ x2 का आएगा, वही पीडीएफ x3 का आएगा, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो ये से x1 का पीडीएफ ये आया, यही पीडीएफ x2 का आएगा, यही पीडीएफ x3 का आएगा, जहां x1 की वैल्यू 0 से 2 पाई में है। सिमिलरली जैसे x1 x2 का ज्वाइंट पीडीएफ ये आया, x2 x3 का ज्वाइंट भी यही आएगा, x3 x1 का ज्वाइंट भी यही आएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, तो मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं, आपको डिसाइड करना है। जैसे यहीं पे लिख देता हूं, चलो। तो ऑप्शन ए इज x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है,
दूसरा है x2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट, तीसरा है या ए बी सी कर दो, x1 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट, एंड चौथा है x1 x2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस तरह से ABC। सो अब वही लॉजिक है कि ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। तो जैसे तो ये ज्वाइंट x1 x2 का 1/4 पाई स्क्वायर है, इंडिविजुअल ईच की प्रोबेबिलिटी 1/2 पाई है, तो 1/2 पाई इंटू 1/2 पाई 1/4 पाई स्क्वायर। तो x1 x2 का जो ज्वाइंट होगा ये आएगा, और x1 x2 का मार्जिनल को मल्टीप्लाई करोगे तो सही बता रही है ना। सो ए बी सी करेक्ट होगा, डी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि मार्जिन ऑफ x1 इंटू मार्जिन ऑफ x2 इंटू मार्जिन ऑफ x3 तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 पाई क्यूब आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो साइन भी है तो इक्वल तो आएगा नहीं। तो डी गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप ये लिखोगे f ऑफ x1 x2 x3 दिस विल नॉट बी इक्वल टू f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3। तो यहाँ x3 है, यहाँ x2 है, यहाँ x1 है, जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जबकि पेयर वाइज होगा, अगर मैं लिखूंगा ना तो यहाँ x1 x2 x3, जबकि f ऑफ x1 x2 लिखेंगे होगा ऐसा, मतलब 2 एट अ टाइम लेंगे, x1 x2 का ज्वाइंट मार्जिनल के इक्वल होगा, x2 x3 का होगा। ठीक है जी जी जी, इट इज पेयर वाइज डिसजॉइंट बट नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट, सॉरी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो x1 x2 x3 यहाँ पे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो है बट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है जी, है ना। सो ओके है ना। जैसे मैं अगर अभी लिखूं इसका एज अ थ्योरी लिख दूं, इसके पीछे की थ्योरी जैसे ही बता रहा है, इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं जैसे 3 रैंडम वेरिएबल था, सो तो ये थ्योरम लिखता हूं मैं, थ्योरम है लेट x1 x2 x3 आर रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, विथ ज्वाइंट पीडीएफ, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ, डिस्क्रीट है तो पीएमएफ। ठीक है ना, तो मैं सीडीएफ के लिए लिख देता हूं। तो ज्वाइंट सीडीएफ, थ्योरम सीडीएफ के लिखता हूं, यही चीजें पीडीएफ के लिए ट्रू होंगी। सो fx1 fx2 fx3 x1 x2 x3 अभी है। तो हम क्या लिख रहे हैं? पहला मैं लिखूंगा कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट क्या होगा। सो लाइक मैं डिफाइन कर रहा हूं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना। सो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं हम कि ये 3 रैंडम वेरिएबल है, मतलब हालांकि डेफिनेशन ही है तो थ्योरम के बजाय मैं डेफिनेशन ही कर देता हूं। ठीक है, सो हालांकि पहले भी डिफाइन कर चुका, जो इवेंट में डेफिनेशन था ना इंडिपेंडेंट इवेंट का, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, वही डेफिनेशन यहाँ भी कॉमन होगा कि लाइक x1 x2 x3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, पेयर वाइज की बात कर रहे हैं तो ज्वाइंट ऑफ x1 x2 must be equal to marginal of x1 marginal of x2 and joint of x2 x3 must be equal to, तो ये बहुत लोग ऑलरेडी पता होगा, and joint of x3 x1 या x1 x3, इतना ही कंडीशन है ना फॉर ऑल। सो दिस विल होल्ड फॉर ऑल x1 x2 x3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर ले लो। तो ये तो हो गया पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन। ठीक है ना, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली लिखेंगे तो क्या होगा? तो इसी में तीनों का प्रोडक्ट, हाँ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो
यहाँ पे ये चारों कंडीशन आएगा, 4 कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो x1 x2 x3 आर, तो अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है इसका मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। अगर कहीं पे लिखता है कि x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट, तो सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब है बाय डिफॉल्ट वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, सो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट if and only if, so x1 x2 x3 are mutually independent if and only if, so वो कंडीशंस तो आएंगी साथ में, मतलब पेयर वाइज वाला कंडीशन भी यहाँ पे आएगा। so x1 x2 f of x1 at x1 f of x2 at x2, फिर ऑल्सो, ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन में 4 कंडीशन है। एंड दिस होल्ड्स फॉर, सो ये चारों कंडीशन होल्ड करने चाहिए फॉर ऑल, अरे सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल, है ना। सो यहाँ पे आएगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का। ओके, सो इट इज डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो ये यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3 होल्ड कर रहा था, 4th वाला होल्ड नहीं कर रहा था। चारों होल्ड करेगा तब बोलेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, लेकिन 3 होल्ड करेगा सिर्फ, तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए थ्योरम तुम लिख सकते हो कि लाइक थ्योरम क्या होगा कि जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है वो पेयर वाइज भी होगा। सो थ्योरम में क्या आएगा कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट जो होगा implies पेयर वाइज, बट पेयर वाइज may not implies इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके है। सो अगर म्यूचुअली है तो पेयर वाइज होगा। हाँ जी कन्वर्स नॉट ट्रू। जी जी जी, है ना। सो कन्वर्स नॉट ट्रू यहीं पे एग्जांपल है, यही काउंटर एग्जांपल है, कन्वर्स नॉट ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, ये काउंटर एग्जांपल है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है बट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो पेयर वाइज मे नॉट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, दिस इज अ काउंटर एग्जांपल, है ना, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। क्योंकि ट्रू तब होता है जब ऑलवेज ट्रू हो, फॉल्स कब होता है जब एक पॉइंट पे भी गलत हो जाए, मतलब एक एग्जांपल मिल गया काउंटर एग्जांपल तो फॉल्स है, ट्रू मतलब देयर इज नो काउंटर एग्जांपल, ये चीज है। चलिए तो आज यही स्टॉप करता हूँ, कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो हमने आज क्या डिस्कस किया है, सो लाइक यही मतलब ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालने हैं और फिर 1-2 क्वेश्चंस किया है। सो ये वाली चीजें हैं, यहाँ से तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, इसमें बस एक पार्ट बचा है, यहाँ पे है ना हम लोग, यहाँ पे है। तो कल मैं ये डिफाइन करूंगा कंडीशनल CDF, कंडीशनल PMF, कंडीशनल PDF, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर आगे देखते हैं। ओके, तो अभी के लिए चलो यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू, अगले बैच क्लास लेता हूँ।